भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। यानी अंग्रेजों की भारत विजय पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों की भारत विजय के क्रम में ये 5वां वीडियो या 5वां लेक्चर आपके सामने उपस्थित हो रहा है। इसके पहले मैं दिखा चुका हूं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी विजय पूरी की। बंगाल के बाद मैसूर की बारी है। मैसूर पर विजय के क्रम में अंग्रेजों के मैसूर के साथ कुल 4 युद्ध हुए। 2 आंग्ल मैसूर युद्ध पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आज तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करूंगा। शुरू के 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के समय में हुए थे। बाद के 2 आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू के समय में होते हैं, ठीक है। तो बाद के दो आंग्ल मैसूर युद्ध यानी तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा टीपू के बारे में जानना जरूरी है। टीपू भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है, खासकर उसकी नीतियां। इस वजह से टीपू पर सवाल बार बार सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में उठते रहे। यही कारण है कि इस लेक्चर में सबसे ज्यादा ध्यान टीपू सुल्तान पर फोकस कर रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय घायल हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को हराने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने जनरल आयरकूट को भेजा था। जनरल आयरकूट और हैदर अली के मध्य जो युद्ध हुआ उसे हम पोर्टो नोवा का युद्ध कहते हैं। पहले वाले वीडियो में इसे बताया जा चुका है। यह भी बताया गया कि पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ और उस युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ, साथ ही घायल हो गया। घायल होने के 1 साल बाद अर्थात 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसी समय युद्ध का कमान टीपू सुल्तान के हाथ में आ जाता है। टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1784 ईस्वी तक युद्ध को लगातार संचालित किया, लेकिन 1744 में टीपू और अंग्रेजों के मध्य एक संधि होती है। संधि का नाम है मंगलोर संधि। मंगलोर संधि के तहत दोनों पक्ष लड़ के थक गए थे और एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर देते हैं। यानी 1784 से लेकर 1790 तक कोई युद्ध नहीं होता है, क्योंकि अगला युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में होता है। यानी 1784 से लेकर 1790 के काल में दोनों पक्षों को मौका मिला। 6 वर्षों का काल अंग्रेजों को भी मौका मिला और टीपू को भी मौका मिला, ठीक है। इस दौरान गवर्नर जनरल बदल गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बोल रहा हूं लिखेंगे, फायदा रहेगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और 1793 तक यानी 1786 से 1793 तक कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल रहा। इस बीच टीपू सुल्तान एक शासक के रूप में कैसे उभरा इन 6 वर्षों में, यानी 84 से लेके 1790 तक। 1784 मंगलोर संधि हुई थी और 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ। इन 6 वर्षों में टीपू एक शासक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में किस प्रकार रहा उसका हम पहले अध्ययन कर लें, फिर हम युद्ध में बताएंगे कि कैसे टीपू पराजित हुआ और मैसूर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। हैदर अली एक निरक्षर व्यक्ति था, पढ़ा लिखा शासक नहीं था हैदर अली। इसलिए खुद को शिक्षित करने के लिए हैदर अली ने एक ब्राह्मण शिक्षक की नियुक्ति की थी। याद रहे, हैदर अली हो या टीपू, फिर से बता दूं, विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर यानी 1565 के तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की हार हुई। विजयनगर साम्राज्य विनष्ट कर दिया गया। उसके ध्वंसावशेषों पर कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से एक मैसूर राज्य था। मैसूर राज्य पर पहले जिसका शासन था उसे वडियार वंश कहते हैं। वडियार वंश हिंदू वंश था, ठीक है। लेकिन वडियार वंश के बाद सत्ता हैदर अली के हाथ में आ जाती है। हैदर अली एक मुसलमान शासक था, यानी वडियार वंश मैसूर पर वडियार वंश नामक पहले हिंदुओं ने शासन किया। वडियार वंश के हिंदुओं ने शासन किया। उसके बाद मैसूर पर मुसलमानों ने शासन किया। मैसूर पर पहला मुसलमान शासक हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान, याद रहेगा। तो हैदर अली एक निरक्षर शासक था। उसने खुद को शिक्षित करने के लिए एक ब्राह्मण खांडेराव की नियुक्ति की थी, याद रहेगा। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और योग्य व्यक्ति था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू और इसके अलावा कन्नड़ का भी ज्ञान था। एक मुसलमान था तो स्वाभाविक सी बात है कि अरबी, फारसी और उर्दू उसे आएगी टीपू सुल्तान को। और कन्नड़ का ज्ञान क्यों था? क्योंकि मैसूर का क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है। कितना आसान है इसे याद करना, है ना।
अरबी, फारसी, उर्दू मुस्लिम जगत की भाषा है, और कन्नड़ कर्नाटक की भाषा। और मैसूर आज भी कहाँ है? मैसूर एक जिला है, कर्नाटक में पड़ता है ना। मैसूर, धारवाड़ आसपास पड़ते हैं। आपने मेरे साथ भूगोल पढ़ा है तो निश्चित रूप से अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको काफी सहूलियत रहती होगी, है कि नहीं? इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। आगे ये देखते हैं, हैदर अली ने कोई शाही उपाधि धारण नहीं की थी, यानी वडियार वंश के थे ना नंदराज और देवराज, दो मंत्री वडियार वंश में जो शक्तिशाली हो गए थे। चिक्का कृष्णराज द्वितीय के समय में दो मंत्री शक्तिशाली हो गए थे, मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, नंदराज और कृष्णराज। नंदराज के समय में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था हैदर अली, है ना। बाद में हैदर अली शक्तिशाली होता गया और नंदराज के हाथों से उसने सत्ता छीन ली थी। तो उसने चूंकि सत्ता छीनी थी, इसलिए हैदर अली ने एक तरह से सुल्तान के रूप में शासन नहीं किया था मैसूर पर। हैदर अली ने एक तरह से कहे तो जिम्मेदारी के रूप में या न्यास के रूप में शासन किया था। उसने सुल्तान या बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में विधिवत और खुलेआम बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, हैदर अली ने ऐसी कोई उपाधि नहीं धारण की थी। टीपू सुल्तान ने 1787 में विधिवत और खुलेआम बादशाह की उपाधि धारण की। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम के सिक्के चलाए, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने नाम के सिक्के चलाए, और उसने जो महीना और वर्ष होता है, जैसे कि हिंदी में जो महीने के नाम होते हैं, है ना, सावन, भादो, कार्तिक, तो उसने महीने और वर्षों के नाम हिंदी की जगह पर अरबी में लिखवाए। अपने नाम के सिक्के चलाए और वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। यानी टीपू सुल्तान के समय में महीने का नाम हिंदी में नहीं होता था, बल्कि अरबी में होता था। अरबी नामों का प्रयोग किया। टीपू के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां रहती थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान शासक था। टीपू एक मुसलमान होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से कट्टर नहीं था। वो दूसरे धर्मों को भी सम्मान देता था और आदर करता था टीपू सुल्तान। यही कारण कि उसके सिक्कों पर एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टि वाला शासक था। सिंपल सी बात है, उसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां रहती थी। अब ये भी सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां थी? तीन कोई ऐसे रहेंगे जिनपे नहीं थी। एक ऑप्शन टीपू सुल्तान का रहेगा, तब आप सुन लेंगे। ओके, टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी शासन व्यवस्था में पश्चिम की प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। टीपू पहला भारतीय शासक था, पहला मुसलमान नहीं, पहला भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मिश्रण किया था। एक बहुत ही अग्रगामी विचारों वाला व्यक्ति था टीपू। आमतौर पे आमतौर पे आप देखे होंगे कि मुस्लिम जगत में पाश्चात्य व्यवस्थाओं का मिश्रण नहीं किया जाता है। इतने से ही अनुमान लगा सकते हैं कि टीपू उसमें कितना अग्रगामी दृष्टि वाला व्यक्ति था, है ना। इतना ही नहीं, बहुत कुछ बातें उसके बारे में नहीं है टीपू के बारे में। टीपू की गतिविधियां एक तरह से आधुनिक भारत में जब हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं तो टीपू की गतिविधियां काफी हद तक राजा राम मोहन राय की भांति थी। टीपू अगर 17वीं या 18वीं शताब्दी का नहीं होता, 19वीं शताब्दी का होता है। जैसे राजा राम मोहन राय किस समय के थे? राजा राम मोहन राय 1815-16 से हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं और 1829 तक पढ़ते हैं, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना, उससे पहले 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो मतलब 19वीं शताब्दी। तो अगर टीपू सुल्तान जैसा व्यक्ति 19वीं शताब्दी में रहा होता तो एक अलग व्यक्तित्व रहा होता टीपू सुल्तान का। लेकिन टीपू आधुनिक भारत का नहीं था, टीपू एक मध्यकाल का व्यक्ति था, है ना। उसके बावजूद देखिए दृष्टि कितनी अग्रगामी है। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। टीपू के समय का व्यक्ति था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो के बारे में आपने उस समय पढ़ा था जब इकोनॉमिक्स का पहला या दूसरा वीडियो पढ़ा रहा था, और मैं बता रहा था कि अंग्रेजों के समय जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें आपने रैयतवारी और जमींदारी, रैयतवारी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि एक व्यक्ति था जिसने 1795 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था को उत्तर भारत में सबसे पहले लागू किया था। वो व्यक्ति कौन था? थॉमस मुनरो। ये वही थॉमस मुनरो है। तो टीपू एक नई रीति से चलने वाली अशांत आत्मा है। ये बात किसने कही? थॉमस मुनरो ने कही। महत्वपूर्ण है, टीपू के बारे में एक चीज महत्वपूर्ण है। तो टीपू नई रीति से चलने वाली अशांत आत्मा है।
थॉमस मुनरो कहता है। क्यों अशांत है? टीपू 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था। फ्रांसीसी यहाँ पर लिखा हुआ है 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मध्यकालीन भारत में इन बातों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अंग्रेज इसीलिए भारतीय राज्यों का विलय करते जा रहे थे, क्योंकि भारतीय राज्य अभी भी मध्यकालीन थे। आधुनिक विचारों से परिचित रहे होते तब तो गांधी जैसा एक व्यक्ति खड़ा कर दिया होता, लेकिन गांधी जैसा व्यक्ति उस समय में नहीं खड़ा हो सकता था। क्यों? क्योंकि दृष्टि और विचार भारत में मध्यकालीन थे। तो टीपू जैसा मध्यकालीन व्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होने का अर्थ है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रभावित होना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से प्रेरित होना, है ना। उस समय जो माहे की फ्रांसीसी बस्ती थी। अच्छा, पांडिचेरी किससे अलग हुआ? फ्रांसीसियों से अलग हुआ ना, यानी पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। यानी जिस समय अंग्रेज भारत में विस्तार कर रहे थे, उसी समय भारत में कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधीन थे। और पांडिचेरी किससे मुक्त हुआ? फ्रांसीसियों से। और पांडिचेरी के 4 जिलों में से एक कौन सा है? माहे। पांडिचेरी के 4 जिले वर्तमान में कौन कौन से हैं? माहे, कराईकल, पुदुचेरी और यनम। यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु तट पर और माहे केरला तट पर है ना। तो उस समय माहे पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो माहे की फ्रांसीसी बस्ती मैसूर राज्य के अंतर्गत आती थी उस समय, है ना। उसमें मैसूर राज्य के अंतर्गत आती थी और फ्रांसीसी सैनिकों ने टीपू सुल्तान के सामने प्रस्ताव रखा कि आप जैकोबिन क्लब की सदस्य बन जाइए। जैकोबिन क्लब क्या है? 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो क्रांतिकारियों ने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी ताकि क्रांति के आदर्शों को क्रियान्वित किया जा सके, है ना। जो क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी फ्रांस में क्रांति के बाद, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। ये क्रांतिकारी विचारों पर आधारित संस्था थी, है ना। तो सैनिकों के कहने पर टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वयं उसका सदस्य बना। अब एक दूसरी विदेशी शक्ति, अंग्रेज तो विदेशी शक्ति है ही भारत में, एक दूसरी विदेशी शक्ति के विचारों से टीपू प्रेरित हो रहा है, तो अंग्रेजों को खटकेगा कि नहीं खटकेगा? वैसे भी फ्रांस सबसे बड़ा शत्रु किसका था? फ्रांस में जब क्रांति हुई तो बाद में फ्रांस किसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया? ब्रिटेन का। तो श्रीरंगपट्टनम जैकोबिन क्लब की स्थापना की और सदस्यता ग्रहण की। स्वाभाविक सी बात है कि ये सब बातें अंग्रेजों को रास नहीं आती रही होंगी। भारत में भी फ्रांस और अंग्रेजों में उनके हित आपस में टकराते थे, है ना। इससे पहले आपने पढ़ा कि अंग्रेजों ने कई युद्धों में करके फ्रांसीसियों को बिल्कुल दबा दिया था। कर्नाटक के 3 युद्ध आप पढ़ते होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे कर्नाटक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया था। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ फ्रांसीसी थे। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे फ्रांसीसियों को एकदम दबा दिया था। फ्रांसीसी कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह गए थे। ऐसे सीमित क्षेत्रों में रह रहे फ्रांसीसियों से अगर मैत्री संबंध स्थापित करेगा टीपू, तो अंग्रेजों को ये भाता नहीं। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के बीच मित्रता के प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, है ना। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक एक स्वतंत्रता का वृक्ष प्रतीक के रूप में लगाया था। वृक्ष, ऐसा वृक्ष भी अंग्रेजों को पसंद नहीं आता। अंग्रेजों को ऐसा कोई काम नहीं पसंद आता जो कि विदेशियों की मदद से हो रहा हो भारत में। वह स्वयं को धीरे धीरे नागरिक टीपू कहने लगा। नागरिक टीपू की अवधारणा भी फ्रांस से ही आई थी। नागरिक टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी राज्यों से मदद मांगने का भी प्रयास किया था। केवल फ्रांस से ही नहीं, अन्य राज्यों से भी प्रयास किया था। अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी राज्यों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। इस क्रम में उसने फ्रांस में, अरब में, कुस्तुनतुनिया में, काबुल में, मॉरिशस में अपने दूतमंडल भी भेजे थे। सोचिए, मध्यकालीन व्यक्ति इतना कुछ कर रहा है ना। टीपू धर्मनिरपेक्ष दृष्टि वाला शासक था, एक धार्मिक कट्टरता से रहित, है ना। आपने पहले भी देखा कि उसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां अंकित की थी। इसके अलावा टीपू ने अनेक हिंदुओं को भी प्रशासन में ऊंचे पदों पर स्थान दिया था। अनेक हिंदुओं को प्रशासन ने ऊंचे पदों पर स्थान दिया था। और इतना ही नहीं, एक मुसलमान शासक होते हुए भी उसने अपने राज्य क्षेत्र में कभी हिंदू मंदिरों की पूजा विधान में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, है ना। हिंदू मंदिरों की पूजा में कभी भी हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। टीपू को जमींदारी व्यवस्था पसंद नहीं थी। भू राजस्व वसूली के लिए जमींदारी व्यवस्था अपनाई जाती थी, मतलब बिचौलिए, बीच वाले लोग जो कि किसानों से
भू राजस्व की वसूली करे। टीपू को यह पद्धति पसंद नहीं थी बिचौलिए वाली। टीपू ने इसलिए रैयतों से अर्थात किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क साधा ताकि भू राजस्व की सीधे वसूली हो सके, है ना। तो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके उसने सीधे रैयतों से संपर्क स्थापित किया और पोलीगारों के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। दक्षिण भारत के जमींदारों को क्या कहा जाता था? पोलीगार, याद रहेगा, ठीक है। पोलीगारों के पैतृक अधिकार, उनके पैतृक अधिकार क्या होंगे? वही भू राजस्व वसूली वाले, मतलब बिचौलिए के काम करना। तो उनके पैतृक अधिकारों को उसने जब्त कर लिया, ठीक है। साम्राज्यवादी लेखकों ने इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है, मतलब डरते थे, है ना, सीधा साधा दैत्य। साम्राज्यवादी लेखक मतलब अंग्रेजी लेखक। अब बात आती है तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 में प्रारंभ होता है और 92 में समाप्त होता है। युद्ध का बहाना क्या था? अंग्रेजों को कोई न कोई बहाना चाहिए होता था। अंग्रेज साम्राज्यवादी थे, एक बार बंगाल को जीतने का स्वाद उन्हें मिल चुका था, तो बारी बारी सभी भारतीय राज्यों को मिलाया जाना था। जो भी हो रहा था वो सिर्फ एक ड्रामा था। किसी न किसी बहाने अगर कोई गवर्नर जनरल कहे कि टीपू तुमने ये गलती की, तो टीपू नहीं भी गलती किया होगा तो टीपू की गलती ढूंढ ली जाएगी। आप समझ रहे हैं ना कि बहाना नहीं होता था तो अंग्रेज बहाना पैदा कर देते थे, यानी सब कुछ पूर्व निश्चित था। बारी बारी सभी राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होना था। ये हो सकती थी जिसके समय में सूर्यास्त नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पूरी धरती पर शासन था। एक ऐसा साम्राज्य जो कि पूरी धरती पर फैला हो, उसमें सूर्यास्त हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त केवल धरती के आधे भाग में ही होता है। आधे भाग में दिन होता है, आधे भाग में रात होता है। 12 घंटे की दिन, 12 घंटे की रात। तो सूर्यास्त कहां से होगा? यानी पूरी दुनिया पर जिस साम्राज्य का शासन हो उसमें सूर्यास्त नहीं हो सकता है। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो पूरी दुनिया पर धीरे धीरे विजय करता चला जा रहा हो, तो भारत में विजय एक पूर्व सुनिश्चित प्रक्रिया का ही हिस्सा था। बाकी ये जो घटनाएं हैं ये होना ही होना था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बारी आई, क्योंकि मैसूर की बारी अब नजदीक थी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने की। तो कारण क्या था? कॉर्नवालिस ने यह आरोप लगाया कि टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर लिया है। बहाना था, और नहीं भी बहाना मिलता तो बहाना पैदा कर देते थे। टीपू ने अंग्रेजों फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर लिया है। अंग्रेजों ने क्या किया? मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिलाया। मराठों को और हैदराबाद के निजाम को मैसूर के खिलाफ अपने साथ मिलाया और 1790 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर पर धावा बोल दिया। 1790 ईस्वी में महत्वपूर्ण युद्ध 1792 में हुआ। 1790 में लड़ाई छिड़ गई थी, छिटपुट, लेकिन 1792 में निर्णायक युद्ध हुआ। कॉर्नवालिस, उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। मैंने पहले बताया कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत 1786 में आया था और 1793 तक कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल रहा, है ना, 1793 तक। और उसके एक साल पहले 1792 में युद्ध होता है। तो कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम को अपने साथ मिलाकर 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के किले पर आक्रमण कर दिया। श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी मैसूर की। किले पर आक्रमण करके उसे घेर लिया और टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए मजबूर किया। मतलब श्रीरंगपट्टनम किले में जो संधि हुई उसे क्या कहते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके मित्रों को देना पड़ा, मतलब सहयोगियों को। कौन कौन सहयोगी हैं? मराठा और निजाम। इस श्रीरंगपट्टनम संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि, बार बार एग्जाम में आता है। किस संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य खोना पड़ा? श्रीरंगपट्टनम संधि के अनुसार। तो इस संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना पड़ा। साथ ही उसे 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति, मतलब युद्ध के हर जाने के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। आधा राज्य और 3 करोड़ रुपया युद्ध का हर जाना। संधि की शर्तों में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू ये 3 करोड़ रुपए चुका नहीं देगा तब तक उसके दोनों पुत्र अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे, मतलब नजरबंद कह सकते हैं। ठीक है, 3 करोड़ रुपए। और टीपू के लिए आसान नहीं था, क्योंकि आधा साम्राज्य तो उसने वहां दे दिया था, तो भू राजस्व से इतना आएगा कहां से कि 3 करोड़ रुपए चुकाए। यानी अंग्रेजों ने उसे बिल्कुल जकड़ लिया था पूरी तरह से। श्रीरंगपट्टनम की संधि में ही मैसूर नेस्तनाबूद हो चुका था। बाकी तो एक होता है ना कि बस सांसें ही चल रही थी लेकिन जिंदा नहीं था मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद कहा था, कॉर्नवालिस ने ही युद्ध किया था ना, तो कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही शत्रु को पंगु कर दिया है, यानी अधमरा कर दिया है।
कॉर्नवालिस ने कहा था, ये कथन बार बार पूछता है। अब बारी आती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ। एक ही वर्ष में, एक ही 2 दिन में समाप्त कर दिया गया युद्ध, क्योंकि टीपू ऑलरेडी बहुत कमजोर हो गया था, मैसूर राज्य काफी विघटित हो गया था। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर में कोई भी एक साम्राज्यवादी शासक आता अगला और धावा बोल के उसे वहीं खत्म कर देता। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है कि कॉर्नवालिस ने यहाँ पे छोड़ा क्यों टीपू को। अब जो भी हो सकता है कॉर्नवालिस राज्यों के विलय के पक्ष में न रहा हो, क्योंकि कॉर्नवालिस के समय में युद्ध नहीं हुए। कॉर्नवालिस के समय में केवल एक ही युद्ध हुआ और वो था श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। कॉर्नवालिस ने और किसी भी राज्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। एक तरह से कॉर्नवालिस हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा था। वो भारतीय राज्यों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप और विलय के पक्ष में कॉर्नवालिस नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी राय श्रीरंगपट्टनम तक आते आते बदल दी थी। अब बारी आती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। एक ही वर्ष युद्ध चला था। 1798 में जो जो बोलता हूं लिखेंगे, ठीक रहेगा, इग्नोर नहीं करिएगा आप। 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और 1805 ईस्वी तक उसने भारत पर शासन किया। 1798 में आया और 1805 ईस्वी तक शासन किया, गवर्नर जनरल के रूप में रहा। लॉर्ड वेलेजली एक घोर साम्राज्यवादी था और हस्तक्षेप की तो बात ही नहीं। वो चाहता था भी चाहे युद्ध या किसी दूसरे माध्यम से, युद्ध या संधि, दोनों माध्यमों से जितने भी भारतीय साम्राज्य हैं अधिक से अधिक, जब तक मैं भारत में हूं, उसकी इच्छा थी कि जब तक मैं भारत में हूं अधिक से अधिक भारतीय राज्यों का विलय कर लिया जाए, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली एक घोर साम्राज्यवादी था। इसके लिए उसने एक व्यूह रचना की, उसका नाम है सहायक संधि। उसने कहा कि कितने राज्यों पर मैं आक्रमण करूंगा, बिना मतलब का झंझट पड़ता है। उसने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? एक व्यूह रचना की, उसका नाम था सहायक संधि। सहायक संधि का प्रस्ताव भारतीय राज्यों के सामने रखता था। पहले किसी कमजोर भारतीय राज्य को चुनता था, ठीक है, और उनके सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखता था। सहायक का मतलब ये सहायता करना है ना। कैसा सहायक संधि? भारतीय राज्य अर्थात देसी राज्य कह सकते हैं। भारत के जो राज्य थे उन्हें देसी राज्य कह सकते हैं। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के माध्यम से जो प्रस्ताव रखता था, उसमें कहा जाता था कि आपके राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज से मेरी होगी। मानना न मानना देसी राज्य के ऊपर निर्भर था, वो बाद में बताएंगे। वो कहता था सहायक संधि के अंतर्गत कि आपके राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे पास होगी, आपको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है। इसको कहते हैं धौंस दिखाना, मतलब हड़काना। भारतीय राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा किससे था? अंग्रेजों से। और एक अंग्रेज कह रहा है कि आपको अपनी सुरक्षा की चिंता से नहीं करनी है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। मतलब जो सबसे बड़ा गुंडा है वही आकर कहे कि तुम्हारी सुरक्षा से मैं कहूंगा। कमजोर व्यक्ति तुरंत डर जाएगा, भाई बात तुम मेरी सुरक्षा कर लो प्लीज, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। इसको कहते हैं दादागिरी। तो सहायक संधि एक बहुत बड़ी दादागिरी का परिणाम था। तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा तुम्हारी सुरक्षा से मैं करूंगा, इसके लिए तुम्हारे राज्य में मैं अपनी सेना रखूंगा, तुम्हारे राज्य में मैं अपनी सेना रखूंगा। उस सेना का रख रखाव किसे करना पड़ेगा, यानी उसका खर्चा किसे उठाना पड़ेगा? तुम्हें। यानी तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही खर्चा उठाना पड़ेगा। और श्रेय किसका होगा तुम्हारी सुरक्षा का? अंग्रेजों का। मतलब तुम्हारी सुरक्षा मैं कर रहा हूं और इसके लिए तुम्हें एक सेना रखनी होगी अपने राज्य में और उसका रख रखाव करना होगा, यानी उसके व्यय की जिम्मेदारी लेनी होगी। और इसके लिए देसी शासक को क्या करना होगा? अपना एक क्षेत्र का भू राजस्व उस सेना के नाम कर देना होगा। अपने किसी बड़े भूखंड का जो भू राजस्व होता है वो सेना के व्यय के लिए सुनिश्चित करना होगा, है ना। भाई सेना रखी जाएगी तो उसका प्रशिक्षण, खान पान, रख रखाव, वेतन, ये सब कौन देगा? देसी राज्य देगा। रुचिकर बात यह है कि जो अंग्रेज वेलेजली जो कहता था कि आपके राज्य में मेरी सेना रहेगी, वास्तव में कहने को मेरी सेना थी, उसमें सैनिक भारतीय ही रहते थे। यानी भारतीय सैनिकों को रख के ही, भारतीय राज्य की सुरक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को रख के ही अंग्रेज उसके लिए पैसा लेते थे। दिमाग देखिए। और इसके बदले में उसे क्या मिलेगा? सुरक्षा। और अंग्रेजों को क्या चाहिए? लॉर्ड वेलेजली कहता था कि तुम्हारे राज्य की आंतरिक और विदेश नीति आज से मेरी जिम्मेदारी होगी, यानी आज से तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे। जैसे ही तुम सहायक संधि स्वीकार करोगे, 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होगी। पहला, तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथ में होगी, यानी कोई भी भारतीय राज्य तुम पर आक्रमण नहीं करेगा और हमसे भी तुम्हें सुरक्षा प्राप्त होगी।
दूसरा, तुम्हारे राज्य में हमारी एक सेना रहेगी, उसका रख रखाव तुम्हें करना पड़ेगा। तीसरा, तुम्हारी आंतरिक और विदेश नीति आज से हमारे हाथों में रहेगी, यानी तुम किसी भी दूसरी शक्ति से शत्रुवत संबंध चाहे मित्रवत संबंध मुझसे पूछ के करोगे या तुम नहीं करोगे, उसका निर्धारण कौन करेगा? हम करेंगे, मतलब अंग्रेज। अब आप समझ गए? यानी भारतीय राज्य अगर सहायक संधि को स्वीकार कर ले तो इसका अर्थ है अपनी सुरक्षा के बदले में स्वतंत्रता मोल ले लेना, मतलब सुरक्षा तो प्राप्त कर लेना और अपनी आजादी को बेच देना, है ना। तो 1798 में तो गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड वेलेस्ली। इसने 1799 में टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा कि तुम इसे स्वीकार कर लो तो युद्ध नहीं होगा, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज से मेरी, तुम्हारे क्षेत्र में मेरी एक सेना रहेगी, उसका तुम रख रखाव करोगे, और लेकिन तुम्हें अपनी आजादी नहीं रहेगी, तुम्हारी आजादी का निर्धारण मैं करूंगा कि किससे तुम्हारे राज्य का संबंध रहेगा नहीं रहेगा, है ना। तो कुल मिला जुला के सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य का राजा केवल दिखावटी रह जाता था, जनता के लिए राजा। वास्तविक सत्ता किसके पास चली जाती थी? अंग्रेजों के पास, क्योंकि सेना भी अंग्रेजों की है और उसका रख रखाव भारतीय राजा कर रहा है। तो सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। मैं सहायक संधि के बारे में जब अंग्रेजों की नीतियों के बारे में बात करूंगा तो वहां पे व्यापक बताऊंगा, डोंट वरी। अंग्रेजों की भारत में अंग्रेजों की जो नीतियां रही, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, धार्मिक और सामाजिक नीति, एक अलग चैप्टर होगा, लगभग 8-10 वीडियो उस पर भी आएंगे, वहां पे आप इन सब चीजों के बारे में बाकायदे देखेंगे। तो टीपू ने इस सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम सीधा साधा था, जो राज्य सहायक संधि को, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में जो राज्य सहायक संधि को नहीं मानता था, इसका मतलब था युद्ध, मतलब तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, अब हम ही धावा बोलेंगे। तो वेलेस्ली ने आक्रमण कर दिया। टीपू लड़ता हुआ श्रीरंगपट्टनम किले के द्वार पर, मुख्य द्वार पर मारा गया, सुरक्षा करता हुआ, है ना। टीपू के परिवार को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। वेल्लोर कर्नाटक में है। अंग्रेजों ने मैसूर के अधिकतर भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मैसूर के अधिकतर भाग को, मतलब समूचे भाग को नहीं, अधिकतर भाग को मिला लिया, यानी, और मैसूर राज्य का जो शेष बचा हुआ भाग था, शेष बचा हुआ जो भाग था मैसूर का, उस पर वडियार वंश, यानी हैदर अली से पहले का वंश जो मैसूर पर शासन करता था, और शेष भाग पर वडियार वंश के एक 2 वर्षीय बालक, 2 वर्ष का बालक जिसके पास बुद्धि नहीं है, दुर्मुहा, 2 वर्षीय बालक को राजा बनाकर उसे अपने संरक्षण में ले लिया। वडियार वंश के शेष भाग पर मैसूर राज्य के शेष भाग पर वडियार वंश के एक 2 वर्षीय बालक को, 2 वर्षीय उत्तराधिकारी को उसका राजा बनाकर अपने संरक्षण में ले लिया। संरक्षण मतलब अपनी सुरक्षा में ले लिया। सुरक्षा मतलब उस पर सहायक संधि थोप दी गई। क्या से? मैसूर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। ज्यादातर मैसूर राज्य तो हड़प लिया, कहां चला गया? ब्रिटिश भारत का हिस्सा हो गया। और जो नाम मात्र का मैसूर राज्य बचा वो केवल एक छोटा सा भूभाग था, उस पर 2 वर्षीय दुर्मुहा बालक शासन कर रहा था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अंग्रेजों की थी। यही थी सहायक संधि। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य पूरी तरह जकड़ जाता था। वो न किसी को सहायता दे सकता था, न सहायता ले सकता था। उसके राज्य की हर नीति अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। यानी राज्य तो वास्तव में सहायक संधि स्वीकार करने वाले का राज्य चला जाता था अंग्रेजों के पास, सिर्फ राजा ही रह जाता था दिखावटी। ये थी सहायक संधि। आगे बात होगी। तो बंगाल खत्म, मैसूर खत्म। अब इसके बाद कौन खत्म होगा? मराठे। मैसूर के विलय के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के क्रम में मराठा राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होगा। इसके बाद जस्ट अगला वीडियो मराठों के बारे में। नमस्कार।